हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाई एवं बहनों। चलिए आज हम लोग बिहार शिक्षक बीपीएससी टीचर के लिए आपका प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 1 to 5 के लिए दोस्तों एससीईआरटी और एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित सामान्य अध्ययन किरण पब्लिकेशन का ये बुक है दोस्तों। इसमें हम लोग साइंस का पार्ट स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों। जो भाई बहन रिवीजन के पर्पज़ से इस वीडियो को देखना चाहते हैं उनको बहुत ही सॉल्व रिवीजन करने में होगा दोस्तों, और बहुत फास्टली आप 1 से 2 बार जरूर से जरूर इसको रिवीजन कीजिए। लगभग क्वेश्चन इसी बुक से आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, और बिहार में सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी बुक किरण पब्लिकेशन का ही है दोस्तों। आप लोग इस बुक को जरूर से जरूर परचेज कीजिए, खरीदिए, और नहीं खरीदते हैं तो इसको खरीद भी लेते हैं तो 1 से 2 बार जरूर से जरूर वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको रिवीजन में बहुत फास्टली रिवीजन हो पाएगा दोस्तों, और बहुत हेल्प भी मदद होगा दोस्तों। क्योंकि इस बुक से रिवीजन कीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। और पहले हम साइंस का पार्ट इस पर अपलोड करवा रहे हैं दोस्तों। 35 नंबर साइंस क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इस साइंस को बहुत बार पढ़ना है, क्योंकि साइंस में नंबर नहीं कटने देना दोस्तों, क्योंकि साइंस से बच्चा फेल होता है। साइंस थोड़ा टफ भी होता है। आप लोग पहले साइंस को कवर कीजिए, उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण इसका एक करके हर एक वीडियो अपलोड करा देंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने भाई एवं बहनों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। कुछ गलती हो जाए दोस्तों, माफ़ी भी मांगते हैं, गलती हो जाए थोड़ा माफ़ भी कर दीजिएगा, छोटा भाई समझ के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर रहने वाला है साथियों, वो विभिन्न पदार्थों का बनना। कौन सा चैप्टर है? विभिन्न पदार्थों का बनना दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा जूम करके दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ देखिए, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कागज हो गया, आपका लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, लोहा हो गया, मोम हो गया, जल हो गया, दूध हो गया दोस्तों, वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और संगमरमर हो गया, चूना आदि दोस्तों। देखिए वस्तु यानी ऑब्जेक्ट दोस्तों, एक ही पदार्थ या अनेक पदार्थ के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पुस्तक, पेंसिल, नाव, वायुयान, चाकू, ब्लेड, थाली, ग्लास, पेंट, कमीज, अंगूठी आदि दोस्तों। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आया आप लोग देख लिए हैं। पुस्तक है, पेंसिल है, वस्तु में दोस्तों नाव है, वायुयान है, चाकू है, ब्लेड है, थाली है, गिलास है, पेंट है, कमीज है और अंगूठी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए, संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों अर्थात पदार्थों से बनी है दोस्तों। संसार की जो सारी वस्तुएं दोस्तों द्रव्यों यानी पदार्थ से बनी होती है। चलिए, आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को दो मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला कौन है? पहले उसको देखिए। भौतिक अवस्था के आधार पर, उदाहरण जैसे ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस और दोस्तों गैस, और दूसरा देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर, उदाहरण इसका है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण दोस्तों। देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होते हैं साथियों? 5 अवस्था होते हैं। चलिए हम लोग अवस्था को देखते हैं, कौन कौन सी अवस्था है। देखिए पहला अवस्था है दोस्तों ठोस पदार्थ, सॉलिड मेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा है द्रव पदार्थ जिसे हम लोग लिक्विड मेटर कहते हैं। तीसरा है दोस्तों गैस पदार्थ जिसे हम लोग गैस मेटर कहते हैं। चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है साथियों, पांचवा आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन दोस्तों, BEC दोस्तों। पांचवा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखिए पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? कणों का दोस्तों।
पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं दोस्तों। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण हैं दोस्तों अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ का गुण देखिए हम लोग, चलिए गुणों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। गुणों के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ हैं? दो प्रकार के साथ में। धातु देखिए, पहला क्या? धातु। जिन पदार्थों में प्राकृतिक चमक होती है वह प्रायः धातु होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा देखिए अधातु दोस्तों। जिन पदार्थों में चमक नहीं होती है वह प्रायः अधातु कहलाती है, जैसे लकड़ी, कार्बन, ब्रोमीन दोस्तों। संपीड़ितता के आधार पर वर्गीकरण देखिए, संपीड़ितता के आधार पर वर्गीकरण। संपीड़ितता क्या हुआ? कंप्रेस्ड दोस्तों। कंप्रेस्ड के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है कठोर पदार्थ। वैसा पदार्थ जिसे दबाया या खरोंचा नहीं जा सकता है उसे हम लोग कठोर पदार्थ कहते हैं। संपीड़ितता के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? संपीड़ितता देखिए दोस्तों, संपीड़ितता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कठोर पदार्थ। वैसा पदार्थ जिसे दबाया खरोंचा नहीं जा सकता है उसे हम कठोर पदार्थ, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कैसा है? सबसे कठोर दोस्तों। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। प्लेटिनम कैसा? सबसे कठोर धातु दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, कोमल पदार्थ। वैसा पदार्थ जिसे दबाया या खरोंचा जा सकता है खरोंचा जा सकता हो उसे हम लोग कोमल पदार्थ कहते हैं दोस्तों। फिर से देखिए, कोमल पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे दबाया या खरोंचा जा सकता है उसे हम लोग कोमल पदार्थ कहते हैं, जैसे रबर, रुई, स्पंज दोस्तों इत्यादि। घुलनशील देखिए, घुलनशील सोल्युबिलिटी दोस्तों के आधार पर वर्गीकरण। विलय पदार्थ। वैसा पदार्थ जो पूर्णतः जल में घुल जाता है उसे हम विलय पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज आदि इत्यादि दोस्तों। दूसरा देखिए अविलय पदार्थ है। वैसा पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुलता है उसे अविलय पदार्थ कहते हैं, जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया इत्यादि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं उत्प्लावकता दोस्तों। पॉल्यूशन। किसी पदार्थ का जल में तैरना उत्प्लावन कहलाता है। किसी पदार्थ का जल में तैरना क्या कहलाता है? उत्प्लावन दोस्तों। तथा जल में तैरने के गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। इसके आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहले देखिए हल्का पदार्थ। वैसा पदार्थ जो जल में तैरता है उसे हम हल्का पदार्थ भी कहते हैं, जैसे थर्मोकोल, पत्ती हो गया, लकड़ी इत्यादि साथी। हल्का पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आएगा? उदाहरण देखिए, थर्मोकोल आपका हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा और आपका लकड़ी होगा साथियों। चलिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारी पदार्थ। भारी पदार्थ के अंतर्गत जो पदार्थ जल में नहीं तैरता है उसे हम भारी पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, गिट्टी हो गया दोस्तों। ये सब क्या है? भारी पदार्थ के उदाहरण है। चलिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व उनका प्रतिशत देखिए। ऑक्सीजन क्या होगा? भूपटल पर दोस्तों तथ्य है और भूपटल मतलब पृथ्वी पर देखिए ऑक्सीजन आपका 49.9% है। सिलिकॉन दोस्तों आपका 26% है, 26.0। एल्युमिनियम आपका साथियों 7.3% है। लोहा आपका 4.1% है। कैल्शियम आपका 3.2% भूपटल पर है दोस्तों, भूपटल पर। और सोडियम आपका 2.3% है। पोटेशियम आपका 2.3 है और मैग्नीशियम आपका 2.1% है। आयरन आपका 2.8 है दोस्तों। आयरन जो है कितना है? 2. देखिए चुंबकत्व के बारे में हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। मैग्नेटिज्म के बारे में वैसा पदार्थ जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी और आकर्षित करता है उसे हम लोग चुंबकत्व कहते हैं, तथा आकर्षित करने वाले गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला देखिए चुंबकीय पदार्थ कहते हैं उसे हम लोग। वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट दोस्तों। ये सब क्या चुंबकीय पदार्थ हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या हुआ? अचुंबकीय पदार्थ दोस्तों। अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है
उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया आपका सोना, चांदी, ये सब दोस्तों आकर्षित नहीं होता, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। चलिए हम लोग पारदर्शी देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर वर्गीकरण देखिए। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसे हम क्या करते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जिसके आधार पर हम आर पार वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल में अगर पूछे तो क्या बोलिएगा, आपका कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा दोस्तों। ये आर पार की वस्तुएं के उदाहरण हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसकी वस्तुएं आर पार नहीं होती है, नहीं देखी जा सकती है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया साथियों, कॉपी हो गया, ये सब अपारदर्शी के उदाहरण है साथियों। तीसरा पॉइंट देखिए, परिभाषी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें वस्तुओं कुछ ही भाग आर पार देखा जा सकता है, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे हो गया कांच, गंदा पानी, कुहासा, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ के उदाहरण है साथियों। देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो होगा साथियों, जैसे जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो बहुत अधिक देर तक उच्च ताप पर गर्म करने पर यह ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है दोस्तों। अतः यह ठोस पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन है। ठीक ऐसे ही जब द्रव को अधिक गर्म किया जाता है तो यह जब वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इसे द्रव की अवस्था में परिवर्तन कहते हैं साथियों। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसे ही जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, परिवर्तन कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला हर पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है। प्रकृति में दोस्तों पाए जाने वाले हर पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए इसे पर्याप्त मात्रा में ताप, दाब और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर इसकी आवश्यकता पूर्ण हो जाती तो यह अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेता और नई अवस्था को ग्रहण कर लेता दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदली जा सकती है। जैसे देखिए ठोस है, ठोस को गर्म करेंगे या ठंडा, द्रव है दोस्तों, इसे गर्म करेंगे तो गैस बनेगा और ठंडा भी कर सकते हैं। बर्फ को देखिए गर्म कीजिएगा तो पानी बनेगा, पानी को गर्म कीजिएगा तो भाप बनेगा दोस्तों। इसी तरह ठोस को गर्म कीजिएगा तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म कीजिएगा तो गैस बनेगा दोस्तों, समझ लीजिए। और ठंडा जो है दोस्तों, बर्फ जो है ठोस है, गर्म करने पर क्या होगा, पानी बनेगा। पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, इसे हम लोग गैस कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पदार्थ ऊष्मा त्याग कर भी अपनी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। पदार्थ जो है दोस्तों ऊष्मा को त्याग कर भी अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जब कोई जल ऊष्मा त्यागता है तो यह जल से बर्फ में बदल जाता है, अर्थात द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। गलन देखिए, इसमें ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे बर्फ का पिघलना दोस्तों क्या है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बर्फ का पिघलना, उसे हम लोग गलन कहते हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग हिमीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। हिमीकरण क्या होता है, इसमें द्रव अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जैसे पानी का जमना क्या कहलाया दोस्तों, किसका उदाहरण है, पानी का जमना दोस्तों, ये हो गया आपका हिमीकरण का उदाहरण दोस्तों। देखिए द्रवीकरण का उदाहरण देखिए, वाष्प का जो है द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, द्रवीकरण दोस्तों। वाष्पन देखिए, द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन, वाष्पन जो है द्रव का वाष्प अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन देखिए, किसी ठोस का सीधे ठोस अवस्था में वाष्प अवस्था में परिवर्तन होना, मतलब ऊर्ध्वपातन क्या है दोस्तों, किसी ठोस का सीधे ठोस अवस्था में वाष्प अवस्था में परिवर्तन होना दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों मित्रों। देखिए ठोस है, ठोस जो है उधर से
द्रव का जमना दोस्तों हो गया ठोस, और फिर देखिए और ठोस को गर्म करेंगे तो ऊर्ध्वपातक दोस्तों गैस हो गया, और गैस को हम फिर द्रव संघनन करेंगे दोस्तों तो द्रव में कन्वर्ट होगा। उसी तरह देखिए ठोस है उसे संलग्न करेंगे तो द्रव बनेगा, और फिर देखिए नहीं दोस्तों देखिए वाष्पीकरण मतलब द्रव को अगर हम वाष्पीकरण करेंगे तो गैस बनेगा, और गैस को हम ऊर्ध्वपातक करेंगे दोस्तों तो ठोस बनेगा, और ठोस को ऊर्ध्वपातक करेंगे तो द्रव बनेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमांक देखिए गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उसमें से अधिकांश यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर या एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रव्यमांक कहलाता है दोस्तों। जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। हिमांक देखिए हिमांक क्या हुआ, किसी विशेष दाब पर या नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता उसे हम लोग क्या कहते हैं हिमांक कहता है। क्या करता है हिमांक दोस्तों। समान पदार्थ का द्रव्यमांक देखिए, समान पदार्थ का द्रव्यमांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। समान पदार्थ का द्रव्यमान एवं हिमांक का मान बराबर होता है दोस्तों जब बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए सामान्य पदार्थ का द्रव्यमांक और हिमांक का मान बराबर होता है जैसे बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमांक दोनों कम हो जाते हैं। दोनों क्या होते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं दोस्तों अशुद्धियों को मिलाने पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य मानव शरीर में तत्वों का औसत मात्रा देखिए दोस्तों। तथ्य है प्रतिशत है। ऑक्सीजन का शरीर में कितने प्रतिशत की मात्रा, 65% दोस्तों। कार्बन का कितना है, 18% है दोस्तों। हाइड्रोजन का कितना है, 10%। नाइट्रोजन कितना है साथियों, 3% है। और कैल्शियम का कितना है आपका, 2% है। फॉस्फोरस का कितना है, 1% है। पोटेशियम कितना है, 0.35% है। सल्फर का कितना है, 0.25% है। सोडियम का कितना है दोस्तों, 0.15% है। क्लोरीन का कितना है, 0.15%। मैग्नीशियम का कितना है, 0.05% दोस्तों। लोहा का कितना है, 0.04% दोस्तों। अन्य तत्व क्या हुआ, 0.046 दोस्तों। द्रव्यमांक का गुणांक देखिए, द्रव्यमांक का प्रभाव उन पदार्थों के द्रव्यमांक दाब बढ़ाने पर, उन पदार्थों के द्रव्यमांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम हो गया, तांबा इत्यादि दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, उस पदार्थ के द्रव्यमांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है दोस्तों, जैसे बर्फ हो गया, ढलवा लोहा इत्यादि दोस्तों। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन, गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन देखिए। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। देखिए क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाता है और ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा हो गया, बर्फ हो गया, एंटीमनी हो गया, पीतल आदि गलने का आयतन में दोस्तों, गलने पर आयतन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलने पर सिकुड़ते दोस्तों तथा इस प्रकार के ठोस अपने गले द्रव में पलवन करने लगते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में पलवन करता है। कहाँ करता है, गले हुए पानी में पलवन होता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनाने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसा पदार्थ से बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती है, चांदी और सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती है, ये केवल मुहर लगाकर बनाई जाती है। ये केवल क्या होती है दोस्तों, मुहर लगाकर बनाई जाती है। देखिए मिश्र धातुओं का द्रव्यमांक उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है,
क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलना घट जाता है दोस्तों। हिमकारी मिश्रण देखिए, किसी ठोस को उसके द्रव्यमान पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी दोस्तों। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु करने के लिए द्रव्यमान पर वह जल से उष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा दोस्तों। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से निकलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु करने के लिए द्रव्यमान पर वह जल से उष्मा लेगी गलने के लिए, जिससे जल का तापमान घटने लगता है और मिश्रण का ताप घट जाता है दोस्तों। हिमकारी मिश्रण देखिए, हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण देखिए, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है और इससे मिश्रण का ताप 22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है दोस्तों। वाष्पीकरण देखिए, द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यह 2 प्रकार का होता है, वाष्पन और क्वथनांक। क्या था? वाष्पन और क्वथनांक दोस्तों। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। वाष्पन की क्रिया कुछ बातें पर निर्भर होती है। वाष्पन क्रिया कुछ बातों पर निर्भर होती है। क्वथनांक का कम होना क्या होगा दोस्तों? क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी होगी दोस्तों। द्रव का ताप देखिए, द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होता है। द्रव का ताप अधिक होने से क्या होता है? वाष्पन अधिक होता है। द्रवों को खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होगा? वाष्पन तेजी से होगा दोस्तों। द्रव के पृष्ठ पर देखिए, द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होता है। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा, वाष्पन की उतना ही तेजी से होगा दोस्तों। क्या बोला गया? द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा, वाष्पन उतना ही तेजी से होगा दोस्तों। द्रव के पृष्ठ पर वाष्पन दाब जितना बढ़ेगा, वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक देखिए, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था में वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए, उस नियत ताप को द्रव क्वथनांक कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने पर द्रव का क्वथनांक भी घट जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग साथियों न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। धातु है और उपधातु है दोस्तों। किस पे चर्चा करेंगे? धातु और उपधातु पे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु देखिए, मेटल वह तत्व जिसमें चमक हो, आघातवर्धनीय गुण हो तथा जिनकी तन्यता क्षमता अधिक होती हो और जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, प्रायः धातु कहलाते हैं। क्या कहते हैं? प्रायः धातु कहलाते हैं। देखिए, जैसे सोडियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, पोटेशियम, लोहा, तांबा आदि दोस्तों। क्या क्या होगा? सोडियम हो गया, सोना, चांदी, पोटेशियम, लोहा, तांबा इत्यादि दोस्तों। देखिए ट्रिक देखिए, जिस तत्व के अंत में M आता हो वह तत्व प्रायः धातु होता है दोस्तों। जैसे देखिए सोडियम, ट्रिक में क्या है? जिस तत्व के अंत में M आता है वो क्या होता है? धातु दोस्तों। जैसे सोडियम देखिए, मैग्नीशियम M आ रहा दोस्तों, मो आ रहा सब में, ये सब क्या है? धातु है। एल्युमिनियम देखिए, कैल्शियम देखिए, स्टेरियम देखिए, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम इत्यादि दोस्तों। ये सब क्या हुए? आपका धातु है दोस्तों। धातु के भौतिक गुण देखिए,
सभी धातुएं चमकीली होती है अर्थात उसमें धात्विक चमक पाई जाती है दोस्तों। सभी धातुएं ठोस होती है परंतु पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। पारा एकमात्र कैसी धातु है? द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। देखिए धातुएं अघात वर्धनीय होती है। धातु कैसी होती है? अघात वर्धनीय दोस्तों, अर्थात उसे पीट कर चादर बनाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धातु तैल होती है अर्थात उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातु का गलनांक जो है दोस्तों उच्च होता है, परंतु गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है दोस्तों। कौन कौन किसका किसका कम होता है? गैलियम और सीजियम धातु का दोस्तों गलनांक बहुत ही कम होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए धातु, क्षार धातु, देखिए लिथियम हो गया क्षार धातु में आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया दोस्तों। इतनी नरम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है दोस्तों। कौन कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। दोस्तों इसे हम लोग क्या करेंगे? चाकू से भी काट देंगे दोस्तों। सामान्यतः धातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। सामान्यतः धातुएं जो होती हैं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है, परंतु सीसा पीवी जिसे बोलते हैं हम लोग, मरकरी Hg विद्युत का क्या होता है? कुचालक है दोस्तों। कौन कौन कुचालक होता है? सीसा और मरकरी दोस्तों। धातु कठोर सतह से टकराने पर विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करती है दोस्तों। देखिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, MgO, CuO दोस्तों। ये सब क्या होते हैं? धातु के क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड है। NO2, MgO, CuO दोस्तों। सामान्यतः धातु रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? धातु सामान्यतः रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं अर्थात वे मुक्त रूप में नहीं मिलते हैं। कुछ धातु मूल रूप या धात्विक रूप में पाई जाती है। कुछ धातु मूल रूप या धात्विक रूप में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि दोस्तों। देखिए कभी कभी शुद्ध धातु ढेर, कभी कभी क्या होता है? शुद्ध धातु ढेर के रूप में पाई जाती है, जिन्हें नगेट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? नगेट कहते हैं दोस्तों। धातु जो मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर पाई जाती है, धातु जो मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज दोस्तों। खनिज जिनसे आर्थिक महत्व के धातु आसानी से अलग किए जा सकते हैं, उन्हें हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रमुख खनिजों के अयस्क देखिए पहले दोस्तों। पहला है मुक्त अयस्क। क्या है? मुक्त अयस्क दोस्तों। इन अयस्कों में धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में दोस्तों। उदाहरण जैसे देखिए चांदी हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, मरकरी आदि दोस्तों। मुक्त अवस्था में कौन कौन है? चांदी है आपका, सोना है, कॉपर है, प्लेटिनम है, मरकरी है दोस्तों। आयरन मुक्त अवस्था में मेट्राइट के रूप में पाया जाता है। आयरन जो है दोस्तों मुक्त अवस्था मेट्रोइट के रूप में पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर देखते हैं। देखिए सल्फाइड अयस्क दोस्तों। इन अयस्कों में धातु सल्फर के साथ क्रिया करते हैं। इन अयस्कों में धातु क्या करते हैं? सल्फर के साथ क्रिया कर लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए सीसा हो गया, इसे हम लोग गैल्ना करते हैं। सीसा पीवी सूचित करते हैं, गैल्ना को PbS से सूचित कर देते हैं। जस्ता Zn सूचित करते हैं, जिंक ब्रेड को Zns से सूचित करते हैं। मरकरी H सूचित करते हैं, शनिवार को HGS के करते हैं। लोहा Fe से, आयरन ऑक्साइड को FeS2 से सूचित करते हैं दोस्तों। तांबा को Cu से, कॉपर पायराइट को CuFeS2 से सूचित करते हैं दोस्तों। शीशा को Pb होता है दोस्तों, गैल्ना को PbS कहते हैं। चांदी Ag होता है, अर्जेंटाइन दोस्तों Ag2S होगा। जस्ता Zn, जिंक ब्रेड Zns से। मरकरी को शनिवार कहते हैं HGS। लोहा को आयरन पायराइट से FeS2। तांबा को कॉपर पायराइट CuFeS2 हो जाएगा दोस्तों। तीसरा देखिए ऑक्साइड अयस्क। इन अयस्कों में धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। इन अयस्कों में धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण देखिए
एल्यूमिनियम Al हो गया, बॉक्साइड Al2O3 2HO होगा, क्या होगा Al2O3 2HO। तांबा Cu हो गया, कुपराइट को तांबा कहते हैं, क्या कहते हैं कुपराइट को तांबा, Cu2 होगा दोस्तों, क्या होगा Cu2O दोस्तों। जस्ता Zn है, जिंकाइड दोस्तों Zn हो गया, लोहा हो गया हेमेटाइड Fe2O3 दोस्तों। ये उदाहरण है दोस्तों, किसका है ऑक्साइड का दोस्तों। 4 देखिए कार्बोनेट दोस्तों। इन अयस्कों में धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, किससे करते हैं कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। जैसे तांबा हो गया Cu, मेलाकाइट हो गया CuCO3 दोस्तों, लोहा होगा Fe, सिडेराइट FeCO3 दोस्तों, सिडेराइट क्या होगा FeCO3। जस्ता Zn दोस्तों, कैलामाइन ZnCO3 दोस्तों, क्या होगा ZnCO3। देखिए तांबा हो गया मेलाकाइट CuCO3 है, लोहा हो गया सिडेराइट FeCO3, जस्ता कैलामाइन ZnCO3 दोस्तों। अयस्कों के अलावा धातुएं सजीवों में भी पाई जाती है, क्या होती है अयस्कों के अलावा धातुएं जो है सजीवों में भी पाई जाती है। पोटेशियम पौधे की जड़ों में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया दोस्तों क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम दोस्तों। आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, आयरन जो है दोस्तों हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। और कैल्शियम हड्डियों में उपस्थित होता है साथियों, कैल्शियम कहाँ होता है हड्डियों में, और आयरन हीमोग्लोबिन में दोस्तों। चलिए दैनिक जीवन के लिए उपयोगी अयस्क देखिए दोस्तों। पहला है सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे बोलते हैं हम लोग, नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया साधारण नमक, इसे हम लोग बोलते हैं। फिर देखिए इसे समुद्र के खारे पानी या झीलों से प्राप्त किया जाता है। इसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस प्रभावित कर इसे शुद्ध कर लिया जाता है दोस्तों। उपयोग देखिए हमारे दैनिक जीवन में नमक के रूप में उपयोग होता है। मांस मछली और परीक्षण में उपयोग होता है। नमक का उपयोग हम हिम मिश्रण बनाने में होता है, क्योंकि नमक बर्फ को पिघलाने से रोकता है दोस्तों। नमक जो है बर्फ को पिघलाने से रोकता है। इसका उपयोग अन्य उत्पाद जैसे कास्टिक सोडा NaOH, मीठा सोडा NaCO3 का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कास्टिक सोडा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों हम लोग 2 नंबर देखिए कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं पेंटा हाइड्रेट भी कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए इसका रासायनिक नाम कहता है CuSO4 5H2O होता है दोस्तों। कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम CuSO4 5H2O। इसे हम लोग नीला थोता, यह एक नीले रंग का चमकीला क्रिस्टलीय पदार्थ है जो गर्म करने पर जल के अणु को त्याग देता है। गर्म करने पर जल के अणु को त्याग देता है दोस्तों। उपयोग देखिए विद्युत बैटरियों एवं विद्युत लेपन में किया जाता है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है कॉपर सल्फेट का दोस्तों, विद्युत के बैटरियों और लेपन में किया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा चूने के मिश्रण का उपयोग किसानों द्वारा कवकनाशी के रूप में किया जाता है दोस्तों। तीसरा देखिए सिल्वर ब्रोमाइड देखिए दोस्तों AgBr, यह एक हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है दोस्तों। यह कैसा रंग है, यह एक हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। उपयोग देखिए इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है फोटोग्राफी में दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या होगा Na2CO3H2O दोस्तों, Na2CO3H2O। कपड़े धोने का सोडा देखिए दोस्तों, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह कैसा था, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जिसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जिसका जलीय विलयन क्या होता है क्षारीय होता है। यह अम्लों से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड देता है दोस्तों। इसे उपयोग देखिए कपड़े धोने में जल को मृदु करने में कांच, कागज और बेकिंग सोडा आदि के उत्पादन में दोस्तों। कपड़े धोने में जल को मृदु करने और कांच, कागज, बेकिंग सोडा आदि के उत्पादन दोस्तों। पाँचवा देखिए सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों AgNO3 दोस्तों, लूनर कास्टिक से हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं लूनर कास्टिक। उपयोग देखिए रजत दर्पण बनाने में फोटोग्राफी में अमिट स्याही बनाने में दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रयोग होता है दोस्तों उसे कहते हैं AgNO3 लूनर कास्टिक। इसका उपयोग देखिए रजत दर्पण बनाने में, फोटोग्राफी में, अमिट स्याही बनाने में। और छठा देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट है NaCO3 है दोस्तों। खाने का सोडा उपयोग होता है। क्या होता है खाने का सोडा दोस्तों। चलिए खाने के सोडे के रूप में, औषधि के रूप में
अग्निशामकों में करते हैं दोस्तों, खाने के सोडे के रूप में, औषधि के रूप में, अग्निशामकों में। सातवां देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए दोस्तों NaOH दोस्तों, कास्टिक सोडा का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं हम लोग, NaOH को रसायन नाम है, उसमें से हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देखिए इसका उपयोग किस में होता है, मशीन को साफ करने में, रंजक उद्योग में, प्रयोगशाला में, अभिकर्मक के रूप में, साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है दोस्तों। जैसे देखिए फिटकरी क्या हुआ, K2SO4 Al2SO4 Hol 3 24 H2SO फिटकरी कहते हैं। इसका उपयोग जल को मृदु कराने में होता है। क्या होता है, जल को मृदु कराने में दोस्तों। अयस्कों का शोधन देखिए, किसी अयस्क से विभिन्न प्रकर्मों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। किसी अयस्क से विभिन्न प्रकर्मों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कर्म दोस्तों। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है दोस्तों। अयस्क को कूटना या पीसना करना है। अयस्क को क्या कहते हैं, कूटना या पीसना दोस्तों। अयस्क का सांद्रण अयस्क से अशुद्धियाँ अलग करता है। अयस्क का सांद्रण जो है साथियों, अयस्क से अशुद्धियों को अलग करता है। धातु का पृथक्करण होता है, धातु का शोधन होता है। उपयोग देखिए, कपड़ा धोने में, जल को मृदु करने में, कांच और कागज, बेकिंग सोडा आदि का उत्पादन में दोस्तों। और धातु नॉन मेटल दोस्तों, और धातु वैसा तत्व जो आघात वर्धनीय है दोस्तों। और धातु वैसा तत्व है जो आघात वर्धनीय है एवं तन्य नहीं होता और धातु कहलाते हैं। सामान्यतः अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है, सामान्यतः जो सामान्यतः अधातु में विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती है तथा इनका गलनांक धातुओं से अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि दोस्तों। क्या होता है, ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती है तथा इसका गलनांक धातुओं से अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिक देखिए दोस्तों, जिन तत्व के अंत में इन और जन होता है वह प्रायः अधातु होता है दोस्तों। अधातु का क्या ट्रिक है दोस्तों, जिन तत्वों के अंत में इन और जन होता है वह प्रायः क्या कहते हैं, अधातु। जैसे देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। बस इतना याद रखना है दोस्तों अधातु पहचानने के लिए। जिन तत्वों के अंत में इन और जन होता है उससे हम क्या करते हैं, अधातु कहते हैं। बस ये ट्रिक को याद रखिए और धातु पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए और धातु ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। और धातु के भौतिक गुण चलिए देखते हैं। और धातु में चमक नहीं होती है, परंतु आयोडीन और धातु होते हुए भी चमकीला होता है दोस्तों। आयोडीन जो है दोस्तों धातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। और धातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। और धातु जो है दोस्तों ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, परंतु ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है दोस्तों। ब्रोमीन जो है क्या है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है दोस्तों। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होता है। अधातु जो है दोस्तों आघात वर्धनीय नहीं होता है, अर्थात इसे पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती दोस्तों। पीट कर इसे चादर नहीं बनाई जा सकती है। अधातु तन्य नहीं होता है। धातु जो है दोस्तों तन्य नहीं होता है। सामान्यतः धातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है दोस्तों। सामान्यतः जो है धातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है। और धातु अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। धातु जो है दोस्तों अधिकतर कठोर नहीं होती है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सामान्यतः अधातु विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। सामान्यतः अधातु जो है दोस्तों विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, परंतु
ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों साथियों? विद्युत का सुचालक होता है। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होते हैं। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं साथियों वो किस तरह होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रमुख पदार्थों देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन आपका प्रमुख पदार्थों में आता है। इस पर चर्चा करते हैं हम दोस्तों। इसको O2 से इंडिकेट करते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। कैसा गैस है दोस्तों? ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है दोस्तों। जल में अल्प विलय है। जल में अल्प विलय है। प्रकृति में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में वायु में 20% होती है दोस्तों। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, संयुक्त अवस्था में सल्फेट, कार्बोनेट ऑक्साइड आदि के यौगिक के रूप में पाई जाती है। जल में 88% ऑक्सीजन उपस्थित है दोस्तों। उपयोग देखिए, सजीवों के श्वसन क्रिया में रोगियों को कृत्रिम श्वसन हीलियम के साथ होता है दोस्तों। क्या होता है? उपयोग सजीवों के श्वसन क्रिया में रोगियों के कृत्रिम श्वसन में हीलियम के साथ होता है। द्रव ऑक्सीजन देखिए, द्रव ऑक्सीजन रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। वेल्डिंग में एसिटिलीन के साथ प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में क्या होता है? एसिटिलीन गैस के साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नाइट्रोजन में देखिए N2, यह भी ऑक्सीजन की तरह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है दोस्तों। नाइट्रोजन जो है यह ऑक्सीजन की तरह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। यह जल में बहुत कम घुलती है। यह वायु से हल्की और अक्रिय गैस है दोस्तों। यह वायु में मुक्त रूप से पाई जाती है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से 80% नाइट्रोजन है दोस्तों। आयतन की दृष्टि से उपयोग देखिए, अक्रिय होने के कारण विद्युत बल्बों में द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अक्रिय होने के कारण क्या होता है? विद्युत बल्ब में भी भरा जाता है दोस्तों। देखिए ऊंचे तापमान मापने वाले थर्मामीटरों में, कृत्रिम खाद बनाने में, नाइट्रिक अम्ल में अमोनिया के निर्माण दोस्तों हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग हाइड्रोजन पर चर्चा करते हैं, H2 पर दोस्तों। यह गैस भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है दोस्तों। यह वायु से हल्की तथा ज्वलनशील होती है दोस्तों। वायु से हल्की और ज्वलनशील होती है। यह मुक्त अवस्था में अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है दोस्तों। संयुक्त अवस्था में यह जल, अम्ल और क्षार और पेट्रोलियम तेल, वसा आदि में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड दोस्तों पृथ्वी पर नहीं, यह सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों। तत्व है तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन का बना होता है दोस्तों। तारों और सूर्य का दोस्तों अधिकांश द्रव्यमान किसका बना होता है? हाइड्रोजन का दोस्तों। उपयोग देखिए, गुब्बारा भरने में रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। गुब्बारा भरने के लिए और रॉकेट के में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वनस्पति घी। वनस्पति घी के उत्पादन में कोयले से कृत्रिम पेट्रोल निकाला जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में कोयले से कृत्रिम पेट्रोल बनाने में दोस्तों। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग बनाने में किया जाता है दोस्तों। क्लोरीन पर चर्चा करते हैं। Cl2 पर देखिए दोस्तों, यह हल्के पीले रंग की अति क्षीण गंध वाली गैस है दोस्तों। यह विषैली गैस है। वायु से भरी तथा जल में अघुलनशील है। यह तथा स्वयं न जलकर जलाने में सहायक होती है। यह अत्यधिक क्रियाशील गैस है, अतः यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह क्या होता है? मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। संयुक्त अवस्था में यह साधारण नमक NaCl है। संयुक्त अवस्था में यह साधारण नमक क्या होता है? NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl के यौगिक के रूप में पाई जाती है। उपयोग देखिए, पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में दोस्तों। क्लोरोफॉर्म DDT के निर्माण दोस्तों। किसका? DDT का निर्माण में दोस्तों। कागज
कागज व चमड़ा उद्योग में व्यंजक के रूप में, कागज व चमड़ा, सॉरी दोस्तों, कागज व कपड़ा उद्योग में व्यंजक के रूप में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु देखिए, संगठन देखिए। पीतल में दोस्तों आपका कॉपर है 70% और जस्ता जेड है दोस्तों 30% है। और कांसा में देखिए कॉपर है 90% और सिलिकॉन में दोस्तों 10% है। जर्मन सिल्वर देखिए कॉपर 60, जेडन 20, निकेल, जर्मन सिल्वर दोस्तों 20, निकेल 20% दोस्तों। रोल्ड गोल्ड में देखिए कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10%। गन मेटल में दोस्तों कॉपर 88% और सिलिकॉन दोस्तों 10%, जेडन जस्ता तो 1%। और पीबी दोस्तों 1%। डेल्टा मेटल देखिए दोस्तों कॉपर 60%, जस्ता 38%, लोहा 2%। मंजू मेटल आपका कॉपर 60%, जेडन 40% दोस्तों, जस्ता जिसे बोलते हैं। ढच मेटल देखिए कॉपर 80%, जिंक आपका जस्ता दोस्तों 20%। मोनल मेटल दोस्तों कॉपर 70%, निकेल आपका 30%। रोज मेटल आपका बेरियम 50%, लेड आपका 28%, सिल्कर आपका 22%। सोल्डर हो गया आपका पीवी दोस्तों, लेड आपका 50%, सिलिकॉन आपका 50%। मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%। ड्यूरेलियम दोस्तों एल्यूमिनियम 94, कॉपर 3, मैग्नीशियम 2 और मोलिब्डेनम 1% दोस्तों। टाइप मेटल आपका हो गया 80, सिलिकॉन 5%, लेड दोस्तों 80% और ये 15% हो गया। बेल मेटल देखिए दोस्तों कॉपर 80% और कॉपर 80% हो गया और सिलिकॉन आपका 20% दोस्तों। स्टेनलेस स्टील देखिए स्टेनलेस स्टील में दोस्तों लोहा आपका कितना 50%, कार्बन आपका 15%, क्रेडियम है दोस्तों, निकोल आपका 9 से 5% और कैल्शियम 0% दोस्तों, 0 से 5%। और लोहा का 55% और निकेल 1% दोस्तों। निकेल क्या है 1%। देखिए फास्फोरस पे चर्चा करते हैं हम लोग पी पर दोस्तों। यह शुद्ध अवस्था में सफ़ेद रंग का नर्म पदार्थ है। शुद्ध अवस्था में क्या है, सफ़ेद रंग का नर्म पदार्थ है जो धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। इसे हम लोग लहसुन जैसी गंध कहते हैं। यह जल में अविलय तथा अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वायु में स्वतः ये जल उठता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु पाया जाता है संयुक्त अवस्था में फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है दोस्तों। उद्योग देखिए दिया सलाई बनाने में, कुएं के बादल बनाने में, आतिशबाजी आदि दोस्तों। कैल्शियम फॉक्साइड के रूप में फास्फोरस चूहे के लिए विष का कार्य करता है। फास्फोरस कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में फास्फोरस चूहे के लिए विष का कार्य करती है। छठा पॉइंट देखिए गंधक से ऐसे सूचित कहते हैं औषधियों एवं युद्धों में प्रयुक्त होता है। यह हल्के पीले रंग का स्वादहीन गंध रहित और ठोस पदार्थ है जो जल में अविलय है। यह मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी झरनों के निकटवर्ती स्थानों में पाया जाता है। संयुक्त रूप से सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पाया जाता है। उपयोग देखिए चर्म रोग रक्त शोधन औषधि के रूप में, कीटनाशक के रूप में है। बारूद एवं दिया सलाई उद्योग में रबड़ का वाल्कनीकरण किया जाता है। बारूद जो है, बारूद एवं दिया सलाई उद्योग में रबड़ के वाल्कनीकरण में होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण मिश्र धातु देखिए दोस्तों एलॉय। दो से अधिक धातु और धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। द्रव अवस्था में मिश्र धातु समांगी होता है, लेकिन ठोस अवस्था में वे
समांगी और विषमांगी दोनों ही हो जाता है दोस्तों। ये उपयोग देखते हैं हम लोग बर्तन बनाने में, सिक्के, घंटे, बर्तनों के बनाने में। देखिए पीतल का उपयोग होता है बर्तन बनाने में, कॉपर 70%, 20-30% जस्ता है, और भाषा में 90% कॉपर है, 10% सिलिकॉन है दोस्तों। सिक्के, घंटी और बर्तन की धातु बनाना, जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर 60%, जर्मन 20% और निकेल आपका दोस्तों 10%, निकेल 20% दोस्तों बर्तन बनाने में। और रोल्ड गोल्ड दोस्तों आपका कॉपर 90, 10% एल्युमिनियम, सस्ते आभूषण बनाने में। गन मेटल दोस्तों कॉपर 88, सिलिकॉन 10, जर्मेनियम 1, पीवी दोस्तों लेड आपका 1%, बंदूक, बैरल, गियर और बेरिंग बनाने में दोस्तों। डेल्टा मेटल दोस्तों आपका कॉपर 60% है, जर्मेनियम मतलब जस्ता 38% और लो आपका 2%। तो हवाई जहाज के डंडे और पंख बनाने में दोस्तों आपका हो गया। फिर मंजू मेटल दोस्तों कॉपर आपका 60 है और जेडन आपका 40 है, सिक्के बनाने में काम आता है। ढाच मेटल दोस्तों कॉपर 80, जेडन 20 है दोस्तों, इससे हम लोग कृत्रिम आभूषण बनाने में काम आता है। गर्म मोनोन मेटल दोस्तों कॉपर 70, निकेल 30%, तो इसे कहते हैं आधार के कंटेनर, आधार वाले कंटेनर से बनाने के लिए दोस्तों। रोज मेटल दोस्तों बेरियम 50 है, पीवी 28 और सिलिकॉन 22 है। ये क्या है? स्वचालित फ्यूज बनाने में, स्वचालित फ्यूज बनाने में। सोलर आपका पीवी 50%, सिलिकॉन आपका 50%, ये हो गया दोस्तों सोल्डिंग करने में। मैग्नीशियम देखिए एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%। ये आपका क्या हुआ दोस्तों? हवाई जहाज की बॉडी बनाने, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में दोस्तों ये मैग्नीशियम का काम था। ड्यूरेलियम दोस्तों एल्युमिनियम 94, कॉपर 3 और मैग्नीशियम 2 और मैग्नीशियम 2 और मोलिब्डेनम दोस्तों 1%। ये बर्तन बनाने में आता है। टाइप मेटल दोस्तों सिलिकॉन 5, पीवी 80 और एचबी 15%। तो प्रिंटिंग उद्योग में दोस्तों बेल मेटल में दोस्तों कॉपर 80 और सिलिकॉन 20%। जैसे घंटी और मूर्ति बनाने में होता है। स्टील में दोस्तों लोहा 75%, क्रोमियम 15%, निकेल 95, 9 से 5 और कार्बन आपका 0.5%। बर्तन एवं सर्जिकल औजार बनाने में दोस्तों निकेल स्टील दोस्तों लोहा 95, निकेल 5%। बिजली के तार एवं महीनों के पुर्जे बनाने में दोस्तों। ये हम लोग उपधातु पे चर्चा करते हैं, थोड़ा जूम करके दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग उपधातु पर चर्चा करते हैं। उपधातु उन भौतिक तत्वों को दिया गया शब्द है जो धातुओं और अधातुओं दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और धातुओं को भंगुर गुण के साथ उसके पास धातु का रूप होता है। वे औसत चालकता दर्शाते हैं और उनके अधिकांश रासायनिक गुण और धातुओं के समान होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया और पोलेनियम। ये 7 प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सातों प्रायः उपधातु कहे जाते हैं साथियों। देखिए फिर से एक बार याद किया जाए, उपधातु कौन कौन है? आपका बोरोन है, सिलिकॉन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलेनियम है। 7 उपधातु हैं दोस्तों। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम, ये सब क्या है? उपधातु हैं। चलिए हम लोग आगे पदार्थ का पृथक्करण पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखिए, पृथक्करण सेपरेशन दोस्तों, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिले हो तो उसे अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। जैसे चुनना, छानना, ये क्या है? पृथक्करण के उदाहरण है दोस्तों। पृथक्करण की विधियां देखिए। हस्तचयन विधि दोस्तों, हैंड पैकिंग हो गया। किसी मिश्रण में अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि
वो हस्तचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तचयन दोस्तों। जैसे चावल से कंकड़ को अलग करना, ये क्या हुआ? हस्तचयन हुआ दोस्तों, चावल से कंकड़ को अलग करना। फिर देखिए दूसरा है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि दोस्तों, अनाज को पौधों से अलग करना। क्या हुआ? थ्रेसिंग विधि दोस्तों, अनाज को पौधों से अलग करना, अलग करने व भूसे, मिट्टी और कंकड़ों को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहलाती है। इसे दोनी करना भी कहा जाता है। आजकल अधिक मात्रा में दोनी का कार्य थ्रेसिंग मशीन थ्रेसिंग मशीन में किया जाता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, निष्पावन यानी ओसान विधि। हवा के माध्यम से किसी हल्के पदार्थ को पृथक करने के प्रक्रम को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन की प्रक्रिया पवन यानी हवा की उपस्थिति में हो सकती है। जैसे गेहूं से भूसी को अलग करना, उसे क्या कहते हैं? ओसान विधि या निष्पावन विधि दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए, चालन सीविंग दोस्तों। जिस भी पृथक्करण विधि की छन्नी का उपयोग एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक करने के लिए किया जाता है, उसे चालन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन विधि दोस्तों। जैसे आटे से चोकर अलग करना है, बालू चालना, ये सब क्या है? चालन विधि का उदाहरण दोस्तों। देखिए पांचवा पॉइंट है अवसादान दोस्तों, सेडिमेंटेशन दोस्तों, या थिराना दोस्तों, या क्या बोलते हैं अवसादान को? थिराना। जब दो मिश्रित पदार्थों को जल में मिलाने पर हल्के पदार्थ का जल में तैरना व भारी पदार्थों का जल के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादान कहते हैं। अवसादान की प्रक्रिया में जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। अवसादान की प्रक्रिया में क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। जैसे जल में घुली हुई मिट्टी का बैठना दोस्तों, क्या हुआ? अवसादान की प्रक्रिया हुई। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। पहले साथियों कंप्लीट करते हैं हम लोग पहले इस चैप्टर को, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए छठा पॉइंट क्या है? निस्तारण दोस्तों। निस्तारण किसे कहते हैं हम सब? डिकैंटेशन दोस्तों, या निथारना। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को उधेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। फिर से देखिए, निस्तारण या निथारण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को उधेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। दूसरा देखिए, वाष्पन, वेपराइजेशन दोस्तों। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, क्या होता है? वाष्पन दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, संतृप्त विलयन दोस्तों, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोस्तों। जब किसी विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं मिला सकते हैं, तब उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे चाशनी दोस्तों, ये क्या? संतृप्त विलयन के उदाहरण दोस्तों। संघनन देखिए, कंडेंसन दोस्तों, कंडेंसन। जलवाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। बादलों में संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बारिश होती है दोस्तों। देखिए विलेयता, सोल्यूबिलिटी दोस्तों, किसी भी पदार्थ के घुलने के गुण को विलेयता कहते हैं। किसी भी पदार्थ के घुलने के गुण को विलेयता कहते हैं। ताप बढ़ने से विलेयता बढ़ती है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ में परिवर्तन देखिए, पदार्थ में दो तरह की परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा उत्क्रमणीय परिवर्तन दोस्तों। वैसा परिवर्तन जिसको पुनः मूल रूप से लाया जा सकता है उसे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहते हैं दोस्तों। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, जल का बर्फ में बदलना, जल का बर्फ में बदलना दोस्तों, फिर जल का वाष्प में बदलना, कागज से नाव चलाना दोस्तों, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अनुक्रमणीय परिवर्तन देखिए, वैसा परिवर्तन जिसे पुनः मूल रूप से नहीं बदला जा सकता है उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन दोस्तों। केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना,
क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन से है। लोहा से जंग लगना दोस्तों, याद ये ध्यान बात में रखिएगा दोस्तों, जो चीज़ को हम बनाते हैं और उससे फिर हम दूसरा चीज़ नया चीज़ को क्रिएट करते हुए रासायनिक परिवर्तन हो, और फिर से हम वही चीज़ में लाना चाहेंगे तो नहीं आएगा। समझिए रासायनिक परिवर्तन, और जैसे कि मान लीजिए बर्फ को जमा है, बर्फ को फिर पिघलाए तो पानी में तो भौतिक अवस्था में आ गए तो वो भौतिक गुण है दोस्तों। मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, कि मोमबत्ती का पिघलना अगर पूछा तो ये भौतिक प्रक्रिया है दोस्तों। ये हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं, पेड़ पौधे कार्य एवं संरचना। तो क्या है, पेड़ पौधे एवं कार्य एवं संरचना। चलिए हम लोग देखते हैं। बीज से नवोद्भिद, बीज से नवोद्भिद पौधे अंकुर का निकलना अंकुरण कहलाता है। भ्रूण विकसित होकर अंकुर का निर्माण करता है। भ्रूण जो है विकसित होकर अंकुर का निर्माण करता है। अंकुर के लिए वायु, जल, उचित तापमान की आवश्यकता होती है। भ्रूण बीजपद से भोजन प्राप्त करता है दोस्तों। बीजावरण के लिए भीतर दाल जैसी संरचना को बीजपत्र कहा जाता है। बीजपत्र दो प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों, एक बीजपत्री वैसा बीजपत्र जिसमें एक ही दाल जैसी रस संरचना होते हैं, उसे एक बीजपत्र कहते हैं दोस्तों। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, लीची हो गया। ये क्या है, एक बीजपत्री के उदाहरण है। इसमें एक ही दाल जैसी संरचना होती है, उसे एक बीजपत्र से चावल, गेहूं, मक्का, लीची आदि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है द्विबीजपत्री दोस्तों। वैसा बीजपत्र जिसमें दो दाल जैसी संरचना हो उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे आम हो गया, नीम हो गया, चना हो गया इत्यादि। ये सब द्विबीजपत्री के उदाहरण दोस्तों। भ्रूण दो प्रकार के होते हैं, एक परांकुर होते हैं और दूसरा मूलांकुर होता है दोस्तों। भ्रूण परांकुर, देखिए परांकुर वे भ्रूण जो ऊपर की ओर विकसित होते हैं तथा पत्ती एवं तना का निर्माण करते हैं, उसे परांकुर कहते हैं। और दूसरा देखिए मूलांकुर होता है। मूलांकुर क्या होता है, वे भ्रूण जो भूमि के नीचे की ओर विकसित होते हैं और जड़ का निर्माण करते हैं, उसे मूलांकर कहते हैं। जिससे मूलांकुर और परांकुर के विकसित होने पर ही पौधे का निर्माण होता है दोस्तों। पौधे का विभिन्न भाग देखिए दोस्तों। ये जड़ हुआ, ये स्टीम यानी तना हुआ दोस्तों, ये काष्ठ कलिका है, ये पत्ती है, ये पर्णवृत्त है दोस्तों। पत्ती के किनारे को क्या कहते हैं, पर्णवृत्त दोस्तों। और ये हो गया शीर्ष कलिका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण देखिए। जलोद्भिद दोस्तों, हाइड्रोफाइट्स, इस प्रकार के पौधे पानी में पाए जाते हैं तथा इनकी जड़ें का विकास कम होता है और इनकी पत्तियां संकरी पतली होती है। इन पत्तियों के ऊपर मोम की पतली परत चढ़ी होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की हानि कम होती है। जैसे हाइड्रिला, जल लिली, कमल दोस्तों। ये सब जलोद्भिद के उदाहरण हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लवणोद्भिद दोस्तों, हेलोफाइट्स, इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा इन पौधे की जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई होती है, जैसे साल्ट मार्स आदि दोस्तों। लवणोद्भिद के उदाहरण है। तीसरा पॉइंट समादभिद दोस्तों, मिसोफाइट्स, खेती योग्य जमीन पर पाए जाने वाले पौधे समोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहते हैं, समोद्भिद दोस्तों। इन पौधों का तना ठोस शाखा युक्त होता है, जैसे गेहूं, धान, टमाटर, मक्का, गन्ना इत्यादि दोस्तों। चलिए चौथा देखिए मरुद्भिद, इस प्रकार के पौधे मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थल क्षेत्रों में पानी की कमी होने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक न होने के कारण इसकी पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इन पौधों की पत्तियां छोटी तथा जड़ें गहरी होती है दोस्तों। जैसे एक्सिया, नागफनी,
यूफोबिया दोस्तों। ये सब क्या है? इस सब की पत्ती छोटी होती है लेकिन जड़ें गहरी होती है दोस्तों। पौधे के 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन है? शाख है, झाड़ी और वृक्ष है दोस्तों। चलिए शाख देखिए, हरे और कोमल तने वाले पौधे को शाख कहते हैं तथा ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इसमें कोई शाखाएं नहीं होती है, जैसे टमाटर। झाड़ी देखिए दोस्तों, झाड़ी हो गया वैसे पौधे जिसमें शाखाएं तने के आधार पर समीप वैसे पौधे जिनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलते हैं तो तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इससे उसे झाड़ी कहते हैं, जैसे नींबू, गुलाब दोस्तों। वृक्ष देखिए, वैसे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा अनेक तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष दोस्तों। लता देखिए, कमजोर तने वाले पौधों को लता कहते हैं जिसके कारण वे जमीन पर फैल जाती है या किसी के सहारे की ओर ऊपर चढ़ती है। लताएं 2 प्रकार की होती है, विसर्पी लता और आरोही लता दोस्तों। विसर्पी लता और आरोही लताएं देखिए, विसर्पी लता हम उन्हें कहते हैं कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, जिन्हें विसर्पी लता कहते हैं दोस्तों। जैसे खरबूजा हो गया, तरबूजा इत्यादि दोस्तों। कद्दू का लत भी दोस्तों आपका विसर्पी का उदाहरण होता है। दूसरा देखिए आरोही लता है, ये कमजोर तने वाले वैसे पौधे होते हैं जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे हम आरोही लता कहते हैं। जैसे करेला हो गया, मनी प्लांट, अंगूर इत्यादि दोस्तों। पौधे निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन है? देखिए, जड़ तंत्र, रूट सिस्टम, परोतंत्र शूट सिस्टम्स। ये देखिए, जड़ तंत्र हो गया, रूट सिस्टम्स। जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है, इसकी सतह पर छोटे छोटे रुई पाई जाती है। जड़ जो है दोस्तों भूमि के नीचे पाई जाती है और इसकी सतह पर छोटे छोटे रुई पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण बीज के मूलांकुर से होता है, जो सूर्य के प्रकाश से दूर पृथ्वी के अंधकार की ओर वृद्धि करता है दोस्तों। जड़ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया मूसला जड़ें, टेप रूट दोस्तों, अपस्थानिक रेशेदार जड़ फाइबर रूट से। देखिए, पहला मूसला जड़ क्या हुआ? टेप रूट दोस्तों, वह जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ होती है तथा उसमें कई सहायक जड़ निकलती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं। जैसे आम, शीशम, नीम, अमरूद, गाजर, मूली और सलजम दोस्तों। ये क्या है? मूसला जड़ें हैं। दूसरा पॉइंट किया, अपस्थानिक रेशेदार जड़ दोस्तों, वह जड़ जो एक ही स्थान से गुच्छे के रूप में निकलती है, उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जैसे प्याज, लहसुन, घास, गेहूँ, जड़ गन्ने की जड़ एक बीज पत्री पौधे में पाई जाती है इत्यादि दोस्तों। अपस्थानिक जड़ों के कार्य देखिए दोस्तों, यह पौधे की सीधा रखने में मदद करती है। यह भूमि से जल अवशोषित करके पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। भूमि से जल अवशोषित करके पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कुछ जड़ें भूमि से जल अवशोषित करके फूल जाती है। जड़ें में प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें मूल रूप से पाई जाती है। कुछ जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है जो वातावरण के स्वतंत्र नाइट्रोजन और नाइट्रेट में बदलती है, जिन्हें पौधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा देखिए, इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ पौधे में जड़ भोजन संचित करने तथा सहारा देने का कार्य होते हैं। इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ पौधे में जड़ भोजन संचित करने तथा सहारा देने का कार्य करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो देखिए, गाजर हो गया, सलजम हो गया, मूली आदि पौधे में खाए जाने वाला जड़ होती है दोस्तों। देखिए तना के बारे में देखिए, स्टेम दोस्तों। तना जमीन के ऊपर पाए जाने वाले पौधे का मुख्य भाग है।
तने से शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल आते हैं लगते हैं। तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है। इसका निर्माण बीज के परांकुर से होता है, जो पृथ्वी के अंधकार से दूर सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, जो तना कहलाता है दोस्तों। पर्व संधि या गांठ दोस्तों, तने के जिस भाग में शाखाएं पत्तियां निकलती है उन्हें पर्व संधि कहते हैं दोस्तों। तने 3 प्रकार के होते हैं। वायवीय तना, वह तना जो जमीन की सहायता से ऊपर वायु में रहता है उसे वायवीय तना कहते हैं दोस्तों। वह तना जो जमीन की सहायता से ऊपर वायु में रहता है उसे वायवीय तना कहते हैं। जैसे आम हो गया, पीतल हो गया दोस्तों, पीपल हो गया। दूसरा देखिए अर्धवायवीय तना दोस्तों, वैसा तना जो जमीन के अंदर बाहर दोनों में रहता है उन्हें अर्धवायवीय तना कहते हैं। जैसे दूब घास दोस्तों, दुभी घास दोस्तों, ये अंदर और बाहर दोनों रहता है, लेकिन अर्धवायवीय तना जैसे दूब घास। तीसरा पॉइंट देखिए अमायवीय और भूमिगत तना, अमायवीय या भूमिगत तना दोस्तों, वैसा तना जो भूमि के ऊपर रहता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। जैसे आलू, ओल, अदरक, लहसुन, ये सब क्या अमावीय नहीं या भूमिगत तना के उदाहरण दोस्तों। आलू, ओल, अदरक, लहसुन दोस्तों। भूमिगत तना निम्न के 3 प्रकार के होते हैं। कंद देखिए दोस्तों, कंद को हम खाते हैं उसे आलू और ओल है, पर कंद में दोस्तों आपका गांठ आ गया, अदरक और हल्दी है, और शैल कंद में आपका जल आ गया, प्याज और लहसुन दोस्तों। तना का काय देखिए, यह पौधे के आकार प्रदान करता है तना दोस्तों। यह फल एवं फूल और पत्तियों का धारण करता है तना। जड़ द्वारा अवशोषित किए गए जल को पीछे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। जड़ द्वारा अवशोषित किए गए जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। तीसरा पॉइंट 4 देखिए, कुछ तने जल अवशोषित करके फूल जाती है। कुछ तने जो है जल अवशोषित करके फूल जाती है, जिन्हें कंद कहते हैं। जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया दोस्तों। 5वां पॉइंट देखिए, कुछ तने प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करता है। तने के रूपांतरण देखिए तो देखिए साथियों, तने के रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस ऑफ सिस्टम। तनों के रूपांतरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। स्तंभ प्रदान देखिए, स्तंभ प्रदान क्या हुआ, यह पौधों में धागे समान संरचनाएं पाई जाती है। यह पौधों में धागे समान संरचनाएं पाई जाती है जो पौधों को अवरोहण में सहायता होती है। उदाहरण देखिए, खीरा हो गया, लौकी हो गया, घिया हो गया, अंगूर हो गया दोस्तों। चलिए, भोजन संग्रह करने वाले तने, कुछ पौधे के तने भोजन संचित करके फूल जाते हैं। जैसे आलू, अदरक और आलू, हल्दी आता है दोस्तों। भोजन संग्रह करने वाले तने क्या, कुछ पौधे के तने भोजन संचित करके फूल जाते हैं। उदाहरण से आलू, हल्दी, अदरक। पर्णाव स्तंभ दोस्तों, जो तने प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाने का कार्य करते हैं उन्हें पर्णाव स्तंभ कहते हैं। उदाहरण नागफनी दोस्तों, उदाहरण के लिए नागफनी। चलिए नोट, कुछ पौधे के तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धस जाती है। अब भोजन संचित कर ये शाखाएं सिरों पर फैल जाती है। इन्हें भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने कहते हैं। जैसे आलू, अदरक, हल्दी। पत्ती देखिए दोस्तों, पत्ती पर हम लोग चर्चा करते हैं। लीफ पर दोस्तों, भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधे के भागों में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है। पौधों की शाखाएं पौधों की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती है दोस्तों। अधिकांश पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती है। पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। पत्ती का गहरा चपटा भाग पर्णफलक कहते हैं, जिसे लेमिना कहलाता है। इसकी 2 सतहें होती है, ऊपरी और निचली। इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। यही छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती है दोस्तों। जैसे पर्णवर्णक देखिए, बीच वाला भाग को पर्णवर्णक करते हैं। सिरा देखिए, ये बीच वाले भाग को सिरा कहते हैं। और मध्य सिरा दोस्तों, मेन डंडी जो होता है उसे मध्य सिरा कहते हैं। और देखिए डंडी के ऊपर को क्या करते हैं, वर्ण वृत्त कहते हैं दोस्तों। एक सल पत्ती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर्णरंध्र के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती है। पर्णरंध्र के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती है। पर्णवृत्त देखिए दोस्तों, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं दोस्तों। पत्तियों पर दिखाई देने वाली रेखीय संरचना को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्तियों
पर दिखाई देने वाली रेखीय संरचना को सिरा कहते हैं। मध्य सिरा देखिए, पत्ती के मध्य से एक मोटा सिरा दिखाई देता है, पत्ती के मध्य से एक मोटा सिरा दिखाई देता है, उसे मध्य सिरा कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सिरा विन्यास देखिए साथियों, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, जालिका रूपी सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास क्या है दोस्तों? पहला स्टेप देखिए, वह सिरा विन्यास जो मध्य सिरे के दोनों ओर जाल जैसा होता है, वह सिरा विन्यास जो मध्य सिरे के दोनों ओर जाल जैसा होता है, उसे जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, जैसे पीपल बरगद के पेड़ दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, समांतर सिरा विन्यास। सिरा विन्यास जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना और केला दोस्तों। ये क्या है? समांतर सिरा विन्यास दोस्तों। पत्तियों के काय देखिए, प्रकाश संश्लेषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, श्वसन प्रक्रिया, भोजन बनाना और बिंदु श्रावण। ये किसका कार्य है? पत्तियों का कार्य है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन प्रक्रिया, भोजन बनाना और बिंदु श्रावण। प्रकाश संश्लेषण देखिए, फोटोसिंथेसिस। हरी पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती है, इसलिए पत्ती को पौधा का रसोई घर कहते हैं दोस्तों। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करती है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह क्रिया केवल दिन में हो सकती है। कब होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन देखिए, ट्रांसपिरेशन दोस्तों। जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पर्णरंध्रों के। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। श्वसन देखिए, रिस्पिरेशन दोस्तों। पौधे पर्णरंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया को ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। यह क्रिया दिन रात होती है। फूल देखिए, फूल क्या हुआ? फ्लावर। पेड़ पौधे के प्रजनन अंग को फूल कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्प का कार्य फल का निर्माण करना। पुष्प का कार्य क्या था? फल का निर्माण करना। फूल के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला होता है परागदल, स्पेटल दोस्तों, परागदल। दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेश्वर और पुमंग दोस्तों, और चौथा स्त्रीकेश्वर और जायांग दोस्तों। फूल के कितने भाग होते हैं? 4। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेश्वर और पुमंग और स्त्रीकेश्वर और जायांग दोस्तों। देखिए, बाह्यदलपुंज के बारे में चर्चा करते हैं। अंकुड़ी जिसे बोलते हैं, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है जो प्राय हरे रंग का होता है। तो पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है दोस्तों। बाह्यदल भीतरी भाग की रक्षा करता है। बाह्यदल, परागदल, बाह्यदल भीतरी भाग की रक्षा करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दलपुंज, पंखुड़ी। यह पुष्प का दूसरा चक्र महत्वपूर्ण भाग है जो विभिन्न रंगों में होते हैं तथा कीटों और तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग है दोस्तों। क्या है? फूल का सबसे आकर्षक भाग है। फिर से देखिए, दलपुंज, पंखुड़ी। यह पुष्प का दूसरा चक्र एवं महत्वपूर्ण भाग है जो विभिन्न रंगों के होते हैं तथा यह कीटों के तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग है साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, पुंकेश्वर और जायांग दोस्तों। यह पुष्प का नर जननांग है। क्या? पुष्प का नर जननांग दोस्तों तथा इसके निम्नलिखित 2 भाग हैं। एक है परागकोश, दूसरा है पतंतु दोस्तों। पुतंतु। परागकोश से ही परागन निकलता है। प्रमुख तथ्य देखिए, संसार में सबसे बड़ा फूल दोस्तों रिप्लेसिया। कौन है सबसे बड़ा फूल? रिप्लेसिया। संसार का सबसे छोटा फूल दोस्तों बुल्फिया है। कौन है? बुल्फिया। संसार का सबसे लंबा फूल टाइटन एरम। संसार का सबसे लंबा फूल टाइटन एरम दोस्तों। फूलों की अवस्थिति घाटी है कौन है दोस्तों? चमोली घाटी, उत्तराखंड दोस्तों। कमल के फूल में भौरा
द्वारा परागण होता है। कमल के फूल में भौरा द्वारा परागण होता है। सबसे बड़ा पुष्प रिप्लेसिया, सबसे बड़ा पुष्प रिप्लेसिया में हाथी द्वारा परागण होता है दोस्तों। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया ग्लोबोसा में कीटों द्वारा परागण होता है दोस्तों। सबसे छोटा पुष्प से बोलते हैं बुल्फिया ग्लोबोसा को में कीटों द्वारा परागण होता है। स्त्री केसर के जयान देखिए दोस्तों, वह पुष्प का मादा जननांग है जिसके निम्न के 3 भाग होते हैं। पहला देखिए वर्तिकाग्र स्टिग्मा जिसे बोलते हैं, दूसरा वर्तिका स्टाइल, तीसरा अंडाशय दोस्तों ओवरी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परागकोश देखिए दोस्तों, परागकोश क्या है? परागकोश एंथर दोस्तों परागकण का किसी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। मध्य कीट, पक्षी, वायु, जल आदि दोस्तों, यानी इनके 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागण देखिए दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन दोस्तों, एक ही पेड़ के 2 अलग अलग फूल में परागण की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण को दोस्तों क्रॉस पोलिनेशन, एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग पेड़ के फूल में परागण की क्रिया को पर परागण कहते हैं। पर परागण और स्वपरागण से अच्छा माना जाता है। पर परागण और स्वपरागण से अच्छा माना जाता है दोस्तों निषेचन। देखिए निषेचन फर्टिलाइजेशन तो नर युग्मक का मादा युग्मक में मिल जाना निषेचन कहलाता है। नर युग्मक का मादा युग्मक में मिल जाना निषेचन कहलाता है। तो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। कहाँ पे होती है साथियों? अंडाशय में होती है निषेचन की प्रक्रिया। देखिए पुष्पों के निषेचन, जब पुंकेश्वर के परागकोश को परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है तब वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में उपयुक्त बीजांड से मिल जाता है। इस प्रकार पुष्पों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। पुष्पों में फल पकाने की प्रक्रिया देखिए। पुष्प में फल पकाने की प्रक्रिया क्या है? परागण के फलस्वरूप 2 नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करते हैं तथा पहले से 3 मादा युग्मज अंडाशय में उपस्थित होते हैं। तो एक नर युग्मज से मिलकर युग्मज जायगोट बना लेते हैं तथा युग्मज बड़ा होकर भ्रूण का रूप एवं भ्रूण विकसित होकर फल बनता है तथा एक बच्चा हुआ नर युग्मज और 2 मादा युग्मज से मिलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है तथा भ्रूण को भोजन देता है। ये फल फ्रूट्स देखिए। पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय में विकसित गुदेदार मृदोत्तक विभिन्न शर्करा है तथा अन्य उपयोगी पदार्थों से भर जाता है तथा अंडाशय फलवृत्ति का रूप धारण कर लेती है। अंडाशय जो है फलवृत्ति का रूप धारण कर लेती है दोस्तों। फलवृत्ति 3 भाग में होते हैं। बाह्य फलवृत्ति, यह फल का बाहरी भाग होता है जिसे बाह्य फलवृत्ति भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए मध्य फलवृत्ति दोस्तों, यह फल का मध्य भाग होता है। इसे मध्य फलवृत्ति या मेसोक्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोक्रॉप भी। दूसरा देखिए अंतर फलवृत्ति दोस्तों, इंडोकार्प, यह फल के सबसे अंदर का भाग होता है। इसे इंडोकार्प भी कहते हैं। फल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सतफल, दूसरा औसत फल, तीसरा सरस या एक ही फल होता है दोस्तों। सतफल क्या है? जब फल बनाने में सिर्फ पुष्प ही भाग लेते हैं तो वैसे फल शैत्य फल कहलाते हैं, जैसे अमरूद या आम हो दोस्तों। औसत ये फल या कूट फल देखिए। जब फल बनाने में पुष्प के अन्य भाग से पुष्पासन, दलपुंज आदि भी भाग लेते हैं। जैसे ऐसे का फलों को कूट फल या औसत फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती। तीसरा फल देखिए सारस या एक ही फल दोस्तों।
सारा सरस या एक ही फल हो गया। ऐसे फल अंडाशय से वंचित होते हैं जो निम्नलिखित हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं साथियों। फल और उसके खाने योग्य भाग के नाम दोस्तों। आम का हो गया मध्य फलवृत्ति, आम का कहाँ मध्य फलवृत्ति। सेब नाशपाती का मांसल और पुष्पासन दोस्तों, सेब नाशपाती मांसल और पुष्पासन। लीची का देखिए दोस्तों मांसल एरियल, लीची का मांसल एरियल दोस्तों। सिंघाड़ा हो गया बीज दोस्तों, सिंघाड़ा बीज। काजू हो गया आपका बीजपत्र और मांसल पुष्पवृत्ति दोस्तों, बीजपत्र और मांसल पुष्पवृत्ति। भिंडी का हो गया संपूर्ण काल। केला का हो गया मध्य और अंतःस्रावी अंतर फलवृत्ति दोस्तों, केला क्या होगा मध्य और अंतर फलवृत्ति। अंगूर का देखिए फलवृत्ति और प्लेसेंटा, अंगूर का फलवृत्ति और प्लेसेंटा। अमरूद फलवृत्ति और बीजांशन है, अमरूद में फलवृत्ति और बीजांशन। टमाटर में फलवृत्ति और बीजांशन है। पपीता में मध्य फलवृत्ति, पपीता में मध्य फलवृत्ति है। नारियल में भूर्ण और भ्रूणपोष है। और अखरोट में पलिवत और बीजपत्र, पलिवत बीजपत्र है। खीरा तरबूज ककड़ी में क्या दोस्तों मध्य और अंतर फलवृत्ति के भूर्ण है, अंतर फलवृत्ति भूर्ण दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूंगफली में भूर्ण होते हैं। नींबू, नींबू एक रसदार मोम है। कटहल देखिए कटहल एवं सहपत्र और परिदल देखकर वापस आएंगे। कटहल क्या होता है सहपत्र और परिदल पुंज दोस्तों। शरीफा, शरीफा क्या होता है सहपत्र और परिदल पुंज होता है। गेहूँ मक्का होता है भूर्णपोष और गेहूँ और मक्का देखिए भूर्णपोष को भूर्णपोष शरीफा। सहपत्र और पैदल पुंज दोस्तों कटहल, सहपत्र और पैदल पुंज नींबू। रसदार मूंग, मूंगफली भूर्ण। खीरा तरबूज ककड़ी दोस्तों मध्य और अंतर फलवृत्ति। अखरोट, अखरोट पलिवत बीजपत्र। नारियल भूर्ण और भूर्णपोष। पपीता मध्य फलवृत्ति दोस्तों। टमाटर फलवृत्ति और बीजांशन हो गया। अमरूद, अमरूद हो गया फलवृत्ति और बीजांशन। अंगूर हो गया फलवृत्ति और प्लेसेंटा, अंगूर हो गया फलवृत्ति और प्लेसेंटा दोस्तों अंगूर। केला हो गया मध्य और अंतर फलवृत्ति हो गया। भिंडी संपूर्ण फल है। कागज बीजपत्र और मांसल पूर्ण मांसल पुष्प बीजवंत है दोस्तों। सिंघाड़ा बीजपत्र है। लीची आपका मांसल एरिला है। सेब नाशपाती मांसल मार्सल पुष्पासन दोस्तों। आम हो गया मध्य फलवृत्ति, आम हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आष्टी फल देखिए दोस्तों जूप। इन फलों की फलवृत्ति पतली तथा फलवृत्ति गूदेदार और अन्य फलवृत्ति कठोर होती है, जैसे नारियल, आम, सुपारी और बादाम दोस्तों। दूसरा भी देखिए बेरी, बेरी इसकी बाह्य फलवृत्ति पतली और मध्य फलवृत्ति गूदेदार तथा अंतर फलवृत्ति पतली अंतर फलवृत्ति पतली होती है, जैसे मटर, अंगूर, अमरूद और बैगन आदि दोस्तों। ये क्या है बेरी के उदाहरण दोस्तों। पोपो देखिए इनकी कोई भी भित्ति कठोर नहीं होती है, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, तरबूज हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेस्पेरिडियस दोस्तों, हेस्पेरिडियस इसका विकास बहुअंडपी एवं संयुक्त ऊर्ध अंडाशय से होता है। इसकी बाह्य फलवृत्ति फांक, इसकी बाह्य फलवृत्ति फांक में अनेक तेल ग्रंथियां होती है। फलवृत्ति फांक के ऊपर रहती है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि दोस्तों। पोम देखिए, पोम यह संयुक्त आधो अंडाशय में अंडाशय चारों ओर मांसल तथा सरस सारस पुष्पासन के विकास से बनता है, जैसे सेब, नाशपाती, लोकटक आदि इत्यादि दोस्तों। पोम के यह संयुक्त अधो अंडाशय से चारों ओर मांसल तथा सरस पुष्पासन के विकास से बनता है, जैसे सेब, नाशपाती, लोकटक इत्यादि दोस्तों। बेलुस्टा देखिए दोस्तों, बेलुस्टा या बहुकोशिकीय बहुभुजी और संयुक्त अर्ध अंडाशय से बनने वाला फल से अनार है दोस्तों। एसपी सारा दोस्तों। इस प्रकार के फलों में बाह्य
फलवृत्ति बहुत बाह्य फलवृत्ति बहुत ही कठोर होती है, जैसे बेल। एसपी सारस, इस प्रकार के फलों में बाह्य फलवृत्ति बहुत ही कठोर होती है, जैसे बेल। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आपका पेज कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। आप लोग वीडियो को 100% देखिएगा, अपना प्यार और बताइएगा दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट भी करना।